हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली हम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप सभी को आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज हम 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवीजन आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि विच वन इज नॉट इन द सिंपल्स विजुअल एड्स, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सिंपल विजुअल का एड्स नहीं है। ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, रेडियो। तो फ्रेंड्स, हमने जब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हो जाएगा रेडियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, यानी जो आपका बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी विधि, जिसमें बाइलिंगुअल मेथड का हिंदी होता है वो होता है द्विभाषी विधि का आविष्कार किसने किया है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो बाइलिंगुअल मेथड, इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार, है ना। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए थर्ड जो आपका क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गेम क्लास शुड बी डिवाइडेड इन, यानी इस प्रश्न के अनुसार जो आपका गेम आपका जो क्लास होता है, वो जो गेम होता है वो कितने पार्ट में, इसको अभी जस्ट हमने आई थिंक 5 बजे जब इसकी क्लास डिस्कस किया था तो ये हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 4 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में, 1 ग्रुप्स में। तो फ्रेंड देख सकते हो ना कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ग्रुप्स। ठीक है, किस तरीके से गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, क्या पूरा रोल नियम रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ गेम्स, यानी कौन सा इसमें से गेम का प्रकार नहीं है। ओरल गेम्स, राइटिंग लैंग्वेज गेम्स, सिंगिंग गेम्स, रीडिंग गेम्स। तो फ्रेंड देखिए विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ गेम्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंगिंग गेम्स। ठीक है, फिफ्थ आपका प्रश्न है कि टू लर्न द इंग्लिश इन अ जनरल वे, प्रॉपर वे, कॉमन वे, सब्स्टिट्यूशन वे। तो हमने कल भी डिस्कस किया था लैंग्वेज गेम्स में किस तरीके से आप लैंग्वेज गेम्स के थ्रू आप अंग्रेजी को सीख सकते हो। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये अंग्रेजी सीखने का लिए एक क्या होना चाहिए, उचित तरीका, प्रॉपर वे होना चाहिए, एक सही तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स प्रश्न है कि the approaches of teaching English are as option A the structural approach, option B situational approach, option C communicative approach और option D all of them। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये सेक्स जो पूछ रहा है कि शिक्षण अंग्रेजी के दृष्टिकोण कौन कौन से है या फिर इस प्रकार है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही हो जाएंगे, द स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएंगे, इसलिए डी इज द राइट आंसर। सेवंथ आपका क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ, यानी लैंग्वेज का मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग। तो फ्रेंड्स आप सभी के आंसर भी बिल्कुल सही होंगे क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। आठवां आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एड्स, यानी जो आपका एड्स का प्रकार है, ऑडियो वीडियो, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। 9 आपका क्वेश्चन है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द कास्ट, वर्ल्ड, कंट्री, कम्युनिटी, यानी इंग्लिश को बोला जाता है तो पूरे विश्व में बोला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कास्ट, कंट्री, कम्युनिटी, जरूरी थोड़ी ना है कि केवल कास्ट में ही बोला जाता है, कंट्री में ही बोला जाता है, एक समूह में ही बोला जाता है। यहाँ पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10th आपका प्रश्न है कि हु इज राइट इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे एट द राइट टाइम, क्वेश्चन लीड्स टू द न्यू रिलीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमने स्टेटमेंट आप सभी
सभी से बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछा गया है हु इज राइट, यानी किसने लिखा है। इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे, यानी अगर इसको सही तरीके से उपयोग किया जाता सही टाइम से। एंड उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन लीड्स टू द न्यू रिलीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रश्नों को समझने के लिए नए दायरे की ओर जाता। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट किसने लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर J.C. अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि विच वन इज नॉट द एनिमल, यानी यहाँ पर कौन सा एनिमल नहीं है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी आप सभी के हैं वो क्या होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं, बस जो नाइटिंगेल यानी बुलबुल इसका हिंदी होता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 आपका प्रश्न है कि व्हाट विल यू कॉल्ड द सिस्टर सन्स, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका कजन बोला जाता है या नीस बोला जाता है या फिर नेफ्यू या फिर यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, यानी आप हमारी बहन के बेटे को क्या कहेंगे। इसका हिंदी जो कह रहा है कि व्हाट विल यू कॉल्ड द आवर सिस्टर सन, यानी आप हमारी बहन के बेटे को क्या कहेंगे। रीजनिंग है ना, इस तरीके से पूछता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए इसमें है आपकी इंग्लिश में। तो फ्रेंड इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्यू, ऑप्शन नंबर सी। What are the base of English grammar, यानी जो आपका इंग्लिश यानी व्याकरण विधि है वो किस पे आधारित है, लैटिन पे, ग्रीक पे, संस्कृत पे, ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। 14 आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द साउंड ऑफ लिप्स, पैटरिंग, रस्टलिंग, श्रिक, रोअर, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि पत्तियों की ध्वनि क्या है, पैटरिंग, रस्टलिंग, श्रिक, रोअर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रस्टलिंग। ठीक है, 15 आपका प्रश्न है कि syllable is sounded by vowels, words, consonants, nouns, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका शब्दांश है वो घिरा हुआ है। syllable is surrounded by vowels, words, consonants, none of this। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, consonants यानी व्यंजन। vowels मतलब होता है स्वर और words मतलब होता है शब्द। 16 आपका प्रश्न है कि what is the sound of sea, chatter, roar, shrinking, क्रैक, यानी जो आपका समुद्र होता है इसकी ध्वनि क्या है। ठीक है, सागर की ध्वनि क्या है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोअर, बी। 17 आपका प्रश्न है कि विच सेंटेंसेस इज नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि नकारात्मक वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए, आई डोंट वॉक डेली। ऑप्शन बी, रामू वॉज नॉट गोइंग डेली। ऑप्शन सी, रीना इज माई सिस्टर। डी, अजय इज नॉट अ गुड बॉय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को दिख ही रहा है जो आपका रीना इज माई सिस्टर, ये क्या है, सिंपल अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि विच इज नॉट द इम्परेटिव सेंटेंस। ऑप्शन ए, प्लीज गिव मी अ दैट बुक। ऑप्शन बी, गो टू योर स्कूल। ऑप्शन सी, यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी। ऑप्शन डी, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लूरल। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, टीथ, फीट, माउस, फिंगर्स। ठीक है, सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन मतलब कि प्लूरल नहीं है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, माउस। 20 आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द सेमी कॉलन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड देखिए इसे हम अर्ध विराम भी कहते हैं सेमी कॉलन को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई इज द राइट आंसर। 21 आपका प्रश्न है कि व्हाट इज हाइफन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इसको हम हाइफन कहते हैं, जो डी वाला ऑप्शन इज द राइट। 22 आपका प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अब्रिवेशन, एब्रिविएशन, अब्रिविएशन, एब्रिविएशन। फ्रेंड्स देखिए इसका जो हिंदी होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एब्रिविएशन। 23 आपका प्रश्न है कि राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, यानी इसका जो हिंदी होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। यानी कौन सा यहाँ पे विस्मयादि बोधक है। हाउ स्वीट इज पायल, वेदर इज हॉट, काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई विल गो टू स्कूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अ इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाउ स्वीट इज अ पायल। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो ये हमने पहले भी प्रश्न डिस्कस किए थे और आप सभी को ये क्वेश्चन पहले भी याद होंगे, तो फिर से हमने रिवीजन कर लिया।
ठीक है, ताकि और भी अच्छे से आप सभी को याद रहे। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ा नए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप सभी को करना होगा। यहाँ से हम लोग लास्ट में मॉक टेस्ट, क्योंकि पहले वाला हमने पहले ही रिवीजन कर लिया तो बार दोहराने से कोई फायदा है नहीं, है ना। देखिए 24 जो आपका क्वेश्चन है कि विच वर्ड यूज इन डेफिनिट आर्टिकल अस एंड द देम, यानी निश्चित लेख में, जैसे कि कोई बात निश्चित लेख होता है, कोई आर्टिकल निश्चित होता है तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं? अस का करते हैं, एन का करते हैं, द का करते हैं, देम का करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 आपका प्रश्न है कि अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ, यानी एक छोटी कहानी निम्नलिखित का एक काम है, ड्रामा, प्रोज, यहाँ पे हो जाएगा फिक्शन, पोयम। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क, ड्रामा, प्रोज, पोयम। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा फिक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कल्पना, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जो स्टोरी होता है हम क्या करते हैं, कल्पना करके ही तो बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला जो आपका 26 प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, जो आपका नाउन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5। देखिए नाउन का डिफिनीशन क्या होता है, मैंने बार बार आप सभी के साथ डिस्कस भी किया है कि आप सभी नाउन का डिफिनीशन, प्रोनाउन का डिफिनीशन जैसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए नाउन का जो डिफिनीशन होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी, etc। तो ये जो डिफिनीशन है आप इसको याद कर लीजिएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल राम, रीता, ताजमहल, विजडम, ब्रेवरी, etc। इसका जो हिंदी हो जाता है वो होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कर्म या अवस्था के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार हैं। तो देखिए 5 आपने डिस्कस कर लिया, सी इज द राइट आंसर। अब कौन कौन से होते हैं? तो एक तो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन होता है। फिर सेकंड जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। थर्ड जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ जो होता है मैटेरियल नाउन होता है। और फिफ्थ जो होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन जानने का प्रयास करेंगे, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप जानो कि जो नाउन के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो 5 होते हैं जो कि मैंने अभी बताया, और नाउन का जो डिफिनीशन है वो भी आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 27 जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि काइंड्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊँ कि प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। तो प्रोनाउन का जो डिफिनीशन होता है वो होता है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज ही, सी, हु, देम, दे, यो, etc। यानी अब हिंदी में अगर हम कहें कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम, या इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज ही, सी, हुम, दे, हु, etc। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका प्रकार कितने होते हैं। तो इसके जो प्रकार होते हैं जैसे कि आप सभी को पता है, कह रहा है 2, 1, 4, 5। तो फ्रेंड्स इसके भी 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, दूसरा जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा जो होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये आपके 5 प्रकार हो जाते हैं। नाउन के भी काइंड जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, और प्रोनाउन के भी 5 ही होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए 28 आपका प्रश्न है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच से ही है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है।
लेकिन सबसे पहले हम एडजेक्टिव का डिफिनीशन आप सभी को बता दें। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में अगर बात करें तो एडजेक्टिव का जो हिंदी होता है वो होता है विशेषण, यानी वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कि हमारा संज्ञा नेम होता है, और सर्वनाम जो प्रोनाउन जो कि हम संज्ञा के स्थान पर वह, वे, हम, वे आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। यानी जब उसकी विशेषता हम बताते हैं तो जब विशेषता बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से हम बोले कि रमेश इज अ क्लेवर बॉय, यानी क्या है? रमेश के बारे में एक विशेषता बता रहा है क्या कि वो चतुर लड़का है, वो क्लेवर बॉय है। तो इस तरीके से जब उसकी विशेषता का वर्णन किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव के कितने पार्ट होते हैं, कितने डिफिनीशन होते हैं। फिफ्थ, ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ 5 है, 3 है, 6 है, 7 है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कहीं पे आपका सी भी हो जाता है ना। तो जैसे कि सी यहाँ पे 6 लगाए, लेकिन इस तरीके से देखिए यहाँ पे 6 होता है जिसमें आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 मैं नहीं जानती हूँ कि 7 होता है, लेकिन मैंने 6 ही पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 लगाया है, तो मुझे लग रहा है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल कितना होता है? जो आपका एडजेक्टिव का पार्ट होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप 6 लगाइएगा। ठीक है, 7 नहीं होता है, 6 होता है। ठीक है, जिसमें अभी हमने जो बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये 6 होते हैं, 7 नहीं होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? तो 6 याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो आपका 29 प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स का जो हिंदी होता है वो होता है आपका क्रिया। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ब की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ब की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, पैलेस, ठीक है, प्लेस, सॉरी, some person, place or thing. In other words, it is a doing what as। यानी यहाँ पे जो इसका हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ब, अर्थात आप कह सकती हैं वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए यानी कुछ काम करने का या होने का प्रकट करता है, उसे हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो वर्ब की जो प्रकार होती है वो 2 टाइप की होती है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो डी, अब सिलेबस में देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा है कि 2 टाइप्स का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है और दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, तो 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब सिलेबस में हम लोग देखेंगे उसके अनुसार, लेकिन अभी आप 2 लगाइएगा। एक आपका ट्रांसिटिव होता है और दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, 2 टाइप का होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 30 आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, 3, 4, 2, 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 आपका प्रश्न है कि प्रोनाउंसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि शब्दों का उच्चारण करना महत्वपूर्ण है, करेक्टली, क्लियरली, फ्लोली, ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोनाउंसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, क्लियरली, फ्लोली। देखिए करेक्टली मतलब होता है सही ढंग से, क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, फ्लोली मतलब होता है प्रवाहमान। तो यहाँ पे ये तीनों ही राइट हो जाएगा, तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। 32 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। ऑप्शन बी रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, उसके बाद फोनेटिक्स। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे राइट जो देखिए 32 जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ध्वनि के विज्ञान के रूप में जाना जाता है।
रीडिंग को, राइटिंग को, स्पेलिंग्स को, फोनेटिक्स को। तो फ्रेंड देखिए फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 33 आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉसेसिव केस। ठीक है, आई, मी, यू, माइन। तो पॉसेसिव केस में कौन आता है, तो वहां पे माइन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे माइन मतलब होता है मेरा, ऑप्शन डी। देखिए अगला आपका प्रश्न है 34 की विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। जैसे आप इसको पढ़ोगे गांठ, बट यहाँ पे पूछा है कि कौन सा साइलेंट है, जी एंड ई टी। तो फ्रेंड देखिए इसको हम गांठ नहीं पढ़ते, इसको नेट पढ़ते हैं। जी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 प्रश्न है कि द इंस्ट्रक्शन अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ और लेटर पैटर्न। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 36 आपका प्रश्न है कि फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपका फ्राइडे होता है वो सप्ताह का कौन सा यानी कितने नंबर का दिन होता है। तो फ्रेंड्स आप खुद ही काउंट करो ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे। तो फ्रेंड 6, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 37 आपका प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, CJ डॉटसन, नेस्फील्ड, वर्न, शॉ। तो फ्रेंड देखिए हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, CJ डॉटसन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉसेसिव केस, आई, होम, हु, हुज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा हुज, जैसे कि हमने पहले देखा था माइन था, यहाँ पे हो जाएगा हुज। ठीक है, 39 आपका प्रश्न है कि विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल, यानी विसल में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि साइलेंट है, H एंड S, H एंड T, H एंड E, H एंड L। तो यहाँ पे हो जाएगा विसल। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे विसल H को छोड़ दे रहे हैं और T को छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे H एंड T क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड रहेगा, वर्ड टाइपिंग से गलती से। देखिए 40 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव, चूज, चूजर, चूजी, चूजली। यानी यहाँ पे 40 जो आपका प्रश्न पूछा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने क्या देखा था कि जब वो नाउन और प्रोनाउन का जब विशेषता बताता है, उसका वर्णन करता है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है चूज, चूजर, चूजी, चूजली। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 आपको प्रश्न है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा मतलब सही वर्ड है। जैसे मंडे आप देख सकते हो किस तरीके से लिखा गया है, सैटरडे आप देख सकते हो किस तरीके से लिखा गया है, ट्यूसडे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो वेडनेसडे है ये सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। आई थिंक ये हमें लगता है ना, ये कई बार प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है और लग रहा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बार इसको दिया है। यहाँ पे हो जाएगा CJ डॉटसन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और डॉक्टर वेस्ट जो है वो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ऑप्शन नंबर बी मतलब उनका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो प्ले मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, रीडिंग मेथड है, इंडक्टिव मेथड है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 44 की चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ऑप्शन जैसे कि नीचे दिया है, वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, ए एंड द सेम सम। यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रेंड निश्चित स्थान पे हम क्या लगाते हैं, द, यानी द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, ए एंड सम ये नहीं लगेगा, द लगेगा। 45 का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ब
ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड वॉज वेयर इज आर। तो फ्रेंड देख सकते हो इस बॉय एंड इस गर्ल वॉज पनिश्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे कौन सा ग्रामर सही लिखा गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स सही लग रहा है आपको ऑप्शन बी ग्रामर। तो फ्रेंड्स ये आपका 46 प्रश्न थे। ठीक है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। और फ्रेंड्स ये पवन की गाइड में इतने ही क्वेश्चन दिए हैं इंग्लिश से, और भी हम क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलिए हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। तो जिसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न है कि विच वर्ड विज इन डेफिनिट आर्टिकल विज एंड द देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, बताइए विच वर्ड विज इन डेफिनिट आर्टिकल। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में नहीं बताएंगे, फिर टाइम लगेगा। ऑप्शन 25 क्वेश्चन है कि अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, पोयम। तो बताइए क्या होगा, आंसर तो दिख ही रहा है, सॉरी छुपा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा फिक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, 2, 3, 5, 4। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 2, 1, 4, 5। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा जो प्रोनाउन भी होता है वो भी 5 होता है। 28 आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, 5, 3, 6, 7। बिल्कुल सही, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 2। 30 आपका प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, 3, 4, 2, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 31 प्रश्न है कि प्रोनाउंसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड, ऑप्शन ए करेक्टली, ऑप्शन बी क्लियरली, ऑप्शन सी फ्लोली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ देम। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, फोनेटिक्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस, आई, मी, यू, माइन। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माइन। 34 प्रश्न है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नॉट, जी, एन, ए, टी। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जी जो होता है वो साइलेंट होता है। 35 प्रश्न है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ लेटर पैटर्न। बिल्कुल सही, द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे दोनों ही राइट हो जाएंगे। 36 क्वेश्चन है कि फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 6th। 37 आपका प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, सी, जे डॉटसन, नेस्फील्ड, वॉर्न, सो। बिल्कुल सही, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, जे डॉटसन। 38 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पोसेसिव केस, आई, हुम, हु, हुज। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुज। 39 क्वेश्चन है कि विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विशल, एच एंड एस, एच एंड टी, एच एंड ई, एच एंड एल। तो विसल में कौन से लेटर है जो कि साइलेंट है? तो फ्रेंड्स देख सकते हो विसल जब हम बोलते हैं तो एच भी नहीं बोलते और टी भी नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा एच और टी जो है साइलेंट है। 40 आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव,
चूज, चूजर, चूजी, चूजली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा चूजी, ऑप्शन नंबर सी। 41 आपका प्रश्न है कि फाइंड ऑफ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा वर्ड इसमें सही लिखा गया है। मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो फ्रेंड मंडे भी गलत लिखा गया है, सैटरडे भी, ट्यूसडे भी। बताइए क्या होगा। एक ही ऑप्शन है, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 42 आपका प्रश्न है कि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय C.J. डॉटसन, डॉक्टर वेस्ट, P. गरी, थॉमसन एंड वायट। बिल्कुल सही, ये तो आंसर आने ही चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर C.J. डॉटसन। 43 आपका प्रश्न है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। 44 आपका प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी आर्टिकल हु डिसाइडेड टू स्टे एट होटल डैश है डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, ई एंड द सेम। तो फ्रेंड्स एक निश्चित स्थान है होटल, तो यहाँ पे हो जाएगा द होटल। बिल्कुल सही, द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। 45 आपका प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ब, इस बॉय एंड वॉज गर्ल पनिश्ड। वॉज, वर, वेयर भी पढ़ा जाता है, बट इसका जो सही उच्चारण होता है वो होता है वर, ठीक है। इज, आर। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा वॉज पनिश्ड। लास्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी ग्रामर सही लिखा गया है, ग्रामर, 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 ग्रामर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको अब इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षकों का ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, याद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आई होप कि आपको जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुत ही ईजी और आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है ना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो अब मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।